हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुराद एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं 1000 साइंस के क्वेश्चनों की सीरीज का नेक्स्ट पार्ट, जो कि अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो साइंस है वह हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे मुराद एकेडमी यूट्यूब चैनल को। तो चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया था। ऑप्शन है लुईस पास्चर, डॉक्टर जेनर, लिस्टर, साल्क। तो जो इसका आविष्कार किया था, जो सर्वप्रथम तैयार किया था, एडवर्ड जेनर। ठीक है, तो डॉक्टर एडवर्ड जेनर। ठीक है, चेचक के वैक्सीन का बात करते हैं लुईस पास्चर की, तो इसने पाइसीकरण की विधि दी थी। ठीक है, साल्क ने पोलियो जो ड्रॉप होती है, पोलियो जो वैक्सीन होती है, ठीक है, वैक्सीन जो तैयार किया था वो साल्क ने किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सॉरी, ये वैक्सीन नहीं है, ये ड्रॉप है, ड्रॉप। पोलियो की जो ड्रॉप आती है वह इन्होंने तैयार की थी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये देखिए, इस प्रकार से ये चेचक में ये दाने दाने पड़ जाते हैं पूरे शरीर के ऊपर। एक चेचक, इसके कारण ऐसे दाने दाने से पड़ जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यह एडवर्ड जेनर, जिन्होंने चेचक वैक्सीन का तैयार किया था टीका। देखते हैं नेक्स्ट। डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। वाटसन क्रिक को, डॉक्टर ए.जी. खुराना को, रॉबर्ट हुक को, ब्रिगस एंड किंग्स को। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा वाटसन और क्रिक को 1962 के अंदर नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, आनुवंशिकी का जो कोड होता है वह डॉक्टर ए.जी. खुराना के द्वारा किया गया था। यह कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। चलिए देखते हैं डीएनए की संरचना के बारे में। ये देखिए, ये डीएनए की संरचना है। इस प्रकार से डीएनए की संरचना होती है, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस बेस नाइट्रोजेनिस बेस जो होते हैं वो ये होते हैं। एक तो होता है एडेनिन, ठीक है, एडेनिन है, गुआनिन है, थायमिन है और साइटोसिन है। इस प्रकार से ये 4 नाइट्रोजेनेसिस बेस हैं। एडेनिन है, गुआनिन है, थायमिन है और साइटोसिन है। ठीक है दोस्तों, ये डीएनए की इस प्रकार द्विकुंडलित संरचना होती है। द्विकुंडलित संरचना होती है। ठीक है, ये देखिए, डीएनए और आरएनए के अंदर हम विभेद कर सकते हैं। इसमें शर्करा अणु डीऑक्सीराइबोज प्रकार का होता है, मतलब डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसकी प्रॉब्लम होती है। आरएनए की राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें राइबोज जो शर्करा अणु होता है। ठीक है, डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन युक्त क्षार, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। ठीक है, यहाँ पे जो होता है वह यूरेसिल थायमिन की जगह होता है। ठीक है, यहाँ पे थायमिन होता है डीएनए के अंदर, और यहाँ पे यूरेसिल होता है। और डीएनए का अधिकतर केंद्रक या गुणसूत्र थोड़ी मात्रा में क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। यहाँ पे जो आरएनए केंद्रिका और केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ठीक है, और आरएनए अणु में राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की एक ही श्रृंखला होती है, और डीएनए अणु में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की 2 श्रृंखलाएं परस्पर एक दूसरे को कुंडलित होते हैं, मतलब 2 यानी कि द्विकुंडलित। मैंने अभी बताया, इसमें न्यूक्लियोटाइड जोड़ के क्रम में होते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये अब आपको पता होना चाहिए। इसमें शर्करा अणु क्या होता है, राइबोज का, और यहाँ डीऑक्सी राइबोज का, और यहाँ पे
जो आरएनए और डीएनए का जो बीच में जो नाइट्रोजनिक क्षार होते हैं उनमें जो डीएनए में थाइमिन होता है और इसमें आरएनए में यूरेसिल होता है, इसमें इतना अंतर होता है। इस प्रकार से ये याद रख सकते हैं, दोनों इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है, यानी कि उसको और किस नाम से जाना जाता है, H1N1 को। ठीक है दोस्तों, आपने सुना होगा ये इन्फ्लुएंजा, तो उसको हम कॉमन नेम में स्वाइन फ्लू के नाम से जानते हैं, स्वाइन फ्लू। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं इसके बारे में। ये देखिए इस प्रकार से मतलब ये जानवरों से हमारे शरीर के अंदर फैलता है। इनकी ब्लड फ्लू वायरस सुअर से विकसित होकर निकलकर स्वाइन फ्लू वायरस तेज, इसमें देखिए तेज बुखार, खांसी, छींक, सांस में तकलीफ, भूख, मर जाना, पीला, बलगम, मतलब तेज बुखार होता है, इसके अंदर खांसी होती है, छींक होती है, सांस लेने में तकलीफ, भूख, मर जाना और पीला मलगम। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके कुछ और भी लक्षण देख लेते हैं, यानी कि बर्ड फ्लू के लक्षण क्या क्या होते हैं। जुकाम, खांसी जुकाम मैंने बताया, और ज़्यादा बुखार हो जाता है, गले में खराश, उल्टी, पेट में दर्द, सिर दर्द। ठीक है, और बदन मांसपेशियों में डायरिया, सांस लेने में दिक्कत, बेचैनी, आंख लाल होना, नाक से खून आना। ठीक है, और इसके बचाव के लिए हमको खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, अंगुलियां और अंगूठे नाखूनों को साफ करना चाहिए, साबुन या सैनिटाइजर का उपयोग इस्तेमाल करना चाहिए, सीखते खांसते समय पीड़ितों से मिलने के बाद हाथ धोने से के बाद अच्छे से सुखाएं। ठीक है दोस्तों, इनके शरीर में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। ऑप्शन है हृदय, वृक्क, फेफड़ा, यकृत। यानी कि एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त, जो ये एक प्रकार का विषाक्त है, यानी कि अगर इसको खा लिया जाए तो कौन सा अंग प्रभावित होगा, तो इसमें अंग प्रभावित होगा वो होगा लीवर इससे प्रभावित होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। यूरेनियम, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा यूरेनियम 92 यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है विद्युत के उत्पादन के लिए। इससे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसे कि आप सभी को बताया कि जो सूर्य से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा जो कि नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है, नाभिकीय संलयन। ठीक है, और नाभिकीय रिएक्टरों के अंदर एक बड़ा यूरेनियम का भाग टूटकर दो भागों में बढ़ जाता है, एक तो क्रिप्टॉन और एक बेरिलियम के अंदर। ठीक है, मतलब दो बड़े भाग, मतलब एक बड़ा भाग टूटकर छोटे छोटे भागों में विखंडित हो जाता है, यानी कि ये नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया होती है, नाभिकीय विखंडन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सोने के घोल को कहा जाता है, सोने के घोल को क्या कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड में, मतलब जो सोने का घोल किस में घुल जाता है, यानी कि उसके अंदर घुल जाएगा नाइट्रिक एसिड के अंदर, या 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व 1 भाग नाइट्रिक अम्ल के अंदर, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर। तो जो इसका राइट आंसर होगा ये, क्योंकि यहाँ पे 3 HCl और 1 HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये इसका जो अनुपात होता है 3:1 में होता है, और इसको क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्प्रिन कहाँ से मिलती है। एस्प्रिन कहाँ से मिलती है। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है। पेट्रोलियम से, पृथ्वी से, एक पेड़ से और एक एसिड के रासायनिक अभिक्रियाओं से। तो ये एस्प्रिन जो होती है एक पेड़ के द्वारा मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पीतल को कौन सी धातु का मिश्रण होता है, यानी कि पीतल वो किस धातु का मिश्रण होता है। ऑप्शन है तांबा, निकिल और जस्ता, मैग्नीशियम, जस्ता, तांबा व जस्ता। तो जो इसका राइट आंसर होगा तांबा व जस्ता, यानी कि Cu+Zn। ठीक है दोस्तों, Cu+Zn तांबा का एक मिश्रण है।
ठीक है। तांबा एक मतलब कॉपर और जिंक का एक मिश्रण है पीतल, ठीक है। ये देख लीजिए पीतल जिसका मिश्र धातु एक ट्रिक के माध्यम से पिताजी, ठीक है। पैसे तो हो जाएगा पीतल, तैसे हो जाएगा तांबा और जैसे हो जाएगा दस्ता, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं, यानी कि Cu प्लस Zn, ठीक है। और भी कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं, जैसे कि और अन्य जो मिश्र धातु हैं, जैसे कि स्टील आपसे पूछ ली जाती है तो उसमें लोहा तो होगा, प्लस में कार्बन भी होगा, ठीक है। कांस्य इसको बोलते हैं ब्रॉन्ज में कांस्य जो होता है तांबा और टिन होता है, टिन के क्या होते हैं Sn, ठीक है, Sn बोलते हैं, ठीक है। और पीतल तो मैंने आपको बता दिया तांबा और जिंक होता है। और सोल्डर में लेड व टिन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कुछ महत्वपूर्ण मिश्र धातु याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है स्टील इंपॉर्टेंट है, ब्रॉन्ज भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, सोल्डर भी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। जो शक्कर का फर्मेंटेशन होता है तो उससे क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, क्लोरोफिल। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा इथाइल अल्कोहल शक्कर के किण्वन से बनता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, वायु में मतलब किसको वायु के रखने पर कौन सी धातु के ऊपर बेसिक कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, यानी कि हरे रंग की परत चढ़ जाती है। वायु के अंदर कौन सी धातु को रखने पर उसमें हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, आपको बताना है। ऑप्शन है तांबा, निकिल, चांदी, जस्ता। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा तांबा, Cu, ठीक है। बात करते हैं हम Cu के बारे में। जैसे तांबा का सिंबल आपको पता है Cu होता है। परमाणु भार लगभग 63 के आसपास इसका परमाणु भार, परमाणु क्रमांक 29, याद रखिएगा Cu जो होता है 29 नंबर पे आता है, ठीक है। और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इसमें जैसे कि ये परमाणु क्रमांक होते हैं जो उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप सभी को पता है, और उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन इसके अंदर 35 होते हैं, ठीक है। और इसकी स्थिति देख लीजिए, ग्रुप नंबर 11 के अंदर ये आता है, और पीरियड चौथा होता है, और डी ब्लॉक के अंदर आता है। डी ब्लॉक कहाँ पे होता है, तो डी ब्लॉक इस बीच में होता है, यहाँ पे, तो वह इस भाग के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो पीरियड तो हो गया 4, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपन कर दिया जाता है, मतलब जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है, तो बर्तन को ऋण ध्रुव बनाया जाता है या शुद्ध जस्ते को तो इसका आंसर क्या होगा, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि बर्तन को ऋण ध्रुव बनाया जाता है और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। और उसी प्रकार से हम विद्युत लेपन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती, मतलब वायु के अंदर कौन सी गैस नोबल गैस नहीं होती। नोबल गैस मतलब ये इसे उत्कृष्ट गैस ही बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस बोलते हैं इसको, शून्य आवर्त की वाली गैस बोलते हैं, शून्य आवर्त की गैस, ठीक है। और इसे नोबल गैस भी बोलते हैं। तो ये जो होती हैं ये 6 गैसेज होती हैं, और उनमें से जो रेडॉन होती है ये वायु के अंदर उपस्थित नहीं होती है। हीलियम हो गई, आर्गन हो गई, नियोन हो गई, क्रिप्टॉन हो गई, रेडॉन हो गई, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, आपको बताना है कि किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। बीटा किरणों के अंदर, एक्स किरणों के अंदर, अल्फा किरणों के अंदर या गामा किरणों के अंदर। तो क्या आंसर होगा इसका, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा बीटा किरणों। बीटा किरण के अंदर ऋणावेश उपस्थित होता है, ऋणावेश, ठीक है दोस्तों। अल्फा कण के अंदर पॉजिटिव आवेश होता है। गामा किरण के अंदर क्या होता है, गामा किरण उदासीन होती है, उदासीन,
ठीक है दोस्तों, ये उदासीन होती है। हेलो, हाँ गरीजो, हाँ हाँ हाँ, दो गर्त और दो सुरंगों के बीच की दूरी होती है। आयाम, तरंग दैर्घ्य, आवर्त या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा तरंग दैर्घ्य, यानी कि दो या तो आवर्त हो या दो सुरंग हो तो उनके बीच की दूरी क्या होती है, तरंग दैर्घ्य। देख भी लेते हैं हम, आप दिखा देते हैं आपको। जैसे कि ये देखिए, ये जो होती है, ये ऊपर का जो ये एक ऐसे राउंड होता है, ये तो होता है सुरंग, इसको तो बोलते हैं हम सुरंग, ठीक है। और ये होता है गर्त, ठीक है। तो इस प्रकार से तो जो इनकी दो, यानी कि दो गर्त दो सुरंग हो गए, एक ये रहा और एक ये रहा, तो इनके बीच की दूरी क्या होती है, लैम्बडा, यानी कि तरंग दैर्घ्य, ठीक है। या फिर दो गर्त ले लेते हैं तो उनके बीच की दूरी क्या होती है, लैम्बडा, यानी कि तरंग दैर्घ्य। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इस देखिए, इसमें देख लीजिए, जैसे कि इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है वेवलेंथ होती है, और ये जो इसकी हाइट होती है, ये इसी को बोलते हैं हम एपिट्यूड, यानी कि आयाम, ठीक है। क्रस्ट को बोलते हैं हम सुरंग और थ्रोस को बोलते हैं हम गर्त। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पदार्थ के संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, यानी कि संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन है वेग, द्रव्यमान, त्वरण और बल। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा द्रव्यमान, ठीक है। संवेग जो होता है P होता है और P बराबर mv होता है, ठीक है, P बराबर mv। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। त्वरण का सही सूत्र क्या है, त्वरण का सही सूत्र क्या है, तो सही सूत्र होगा A बराबर v प्लस u अपॉन 2, मतलब कि अंतिम वेग, अंतिम व प्रारंभिक वेग, इन दोनों का योग का एवरेज लिया जाता है तो त्वरण आता है, ठीक है दोस्तों। कशेरुक में, जो कशेरुक में है उसमें कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, तो उसमें जो निकलती हैं वो निकलती हैं 31, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस बनते हैं, यानी कि जो हम पढ़ते हैं तो उसमें जो ग्लास लेंस बनते हैं वह किस प्रकार के लेंस होते हैं। ऑप्शन है अवतल, उत्तल, साधारण या ए और बी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा उत्तल लेंस, तो वो उत्तल लेंस होते हैं, ठीक है। ये एक ऐसे आते हैं ना जूम करने के लिए, देखने के लिए, तो वह उत्तल लेंस होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दूध उदाहरण है, दूध यानी कि दूध का जो विलयन, जो दूध होता है, मतलब वो कौन सा विलयन होता है, ये तो सादा विलयन है, कोलैड विलयन है, या इमल्सन है, या वायु विलयन है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा इमल्सन। इमल्सन का जो विलयन होता है वह दूध, मतलब इमल्सन होता है दूध का जो विलयन होता है वह इमल्सन विलयन कहलाता है, ठीक है। 1 पिकोग्राम होता है, 1 पिकोग्राम होता है 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 9 ग्राम, 10 की पावर माइनस 12 ग्राम, 10 की पावर माइनस 15 ग्राम। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 10 की पावर माइनस 12 ग्राम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है, क्रोमेटोग्राफी तकनीकी का उपयोग होता है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा रंगीन पदार्थों के प्रभाव आसवन में, रंगीन पदार्थ जो प्रभाव डालते हैं उसके आसवन में इसका उपयोग किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी तकनीकी का उपयोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल मुराद एकेडमी को धन्यवाद।